हेलो बच्चों, क्या हालचाल है आप लोगों के। तो आपको पता है बच्चों, 12th क्लास के अंदर सिलेबस चेंज हो गया बच्चों, एनसीईआरटी स्टार्ट हो गया बेटा। तो अपन एनसीईआरटी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। उसकी फर्स्ट यूनिट है बेटा रिप्रोडक्शन। क्या बच्चों, फर्स्ट यूनिट जो है बेटा वो क्या है, रिप्रोडक्शन यानी जीवधारियों में जनन। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेटा जीवधारियों में जनन, रिप्रोडक्शन इन क्या बच्चों, ऑर्गेनिज्म। कि यार ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता क्या है बच्चों, जनन होता क्या है। आई थिंक आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा बेटा, जनन क्या होता है बेटा। जनन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही समान नए जीव क्या करता है बेटा, पैदा करता है बेटा। उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं बेटा, जनन बोलते हैं। यदि आप एनसीईआरटी रीड करोगे बच्चों तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है बेटा उसके अंदर बेटा पहला पॉइंट आपको दे रखा है बेटा लाइफ स्पान यानी जीवन अवधि के बारे में दे रखा है बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट अपन जो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वो क्या है बच्चों, जीवन अवधि, लाइफ स्पान। यार लाइफ स्पान क्या होता है बच्चों, मेरे को पूछ लिया सर मनुष्य का जीवन काल क्या होता है बेटा, जीवन अवधि क्या होती है बेटा, लाइफ स्पान क्या होता है बेटा। तो मैं ये कहूंगा कि यार किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ यानी जन्म हुआ, जन्म के बाद उसकी वृद्धि होगी बच्चों, फिर वो जनन पीरियड यानी रिप्रोडक्टिव पीरियड में जाएगा बच्चों, फिर ओल्ड एज आएगी और फिर फाइनली डेथ हो जाएगी। तो बच्चों बर्थ से यानी जन्म से उसकी जो नेचुरल डेथ है उसके बीच का जो पीरियड है बेटा दैट इज नॉन एज क्या बच्चों, लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान क्या होता है बच्चों, इधर देखिए बेटा, यहाँ डेफिनेशन भी दे रखी है। जीव के जन्म से कौन सा बेटा, प्राकृतिक मृत्यु यानी नेचुरल डेथ के का बीच का जो टाइम पीरियड होता है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, जीवन अवधि बोलते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों, बर्थ टू नेचुरल डेथ यानी जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय है बेटा। मैंने क्या कहा, प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं। ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई तो बेटा वो उसकी जीवन अवधि नहीं है। बर्थ टू नेचुरल डेथ, इस टाइम पीरियड को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, जीवन अवधि या लाइफ स्पान बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब एक चीज देखो बच्चों, मुझे बताओ बेटा, हर जीव का जीवन काल एक जैसा होता है क्या बेटा, नहीं होता है बेटा। कुछ का हो सकता है एक दिन, 2 दिन, 1 वीक हो सकता है, कुछ का कई हजारों वर्ष तक हो सकता है बेटा। तो यहां पर मैंने कुछ ऑर्गेनिज्म बताए बच्चों। देखिए बेटा, बटरफ्लाई की पूरी लाइफ बच्चों, बटरफ्लाई की जो लाइफ होती है बेटा वो लाइफ 1 to 2 वीक में कंप्लीट हो जाती है बेटा। टोटोइज देखिए बच्चों, टोटोइज का लाइफ पीरियड देखो बच्चों 100 to 150 ईयर, ये लाइफ पीरियड है बच्चों। और ये देखिए बच्चों क्रोकोडाइल ओनली कितना टाइम बेटा, 60 ईयर तक सर्वाइव रहता है। यानी हर जीव का जीवन काल अलग अलग होता है बच्चों। किसी का कुछ वीक हो सकता है, कुछ का कोई ईयर्स, 1000 ईयर्स भी हो सकता है बच्चों कुछ ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना बेटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट इज पहला एक क्वेश्चन है बच्चों कि यार जीव की जो जीवन अवधि मैंने आपको बताई, उस जीवन अवधि का उसके आकार से कोई संबंध है क्या। यानी किसी भी जीव का जो जीवन अवधि है बेटा उसका आकार से यानी उसकी साइज से कोई रिलेशन है क्या बच्चों। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, ये एग्जांपल देखिए बच्चों, ये किसका पेड़ है बेटा, बरगद का पेड़ है। दिस इज ट्री ऑफ बेनियान ट्री है बच्चों। ये ट्री पीपल का वृक्ष है बच्चों। आई थिंक आपने देखा होगा बेटा, बरगद का पेड़ और पीपल का जो पेड़ है लगभग साइज सेम होती है बच्चों उनकी, सिमिलर इन साइज, ठीक है ना बेटा। लेकिन मुझे बताओ बच्चों उनकी लाइफ, तो बच्चों आपने देखा होगा बेटा कि यार जो पीपल है बेटा, ये पीपल का प्लांट है और ये बरगद का प्लांट है बेटा, इनकी लाइफ एक जैसी नहीं होती बेटा। भले साइज सेम है लेकिन इनकी लाइफ सेम नहीं है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो बेनियान ट्री है बेटा यानी जो बरगद का ट्री है बच्चों, बरगद के ट्री की लाइफ ओनली अप्रॉक्स 200 ईयर होती है बेटा। लेकिन ये जो पीपल का ट्री है बेटा उसकी लाइफ 2 to 4000 ईयर होती है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, मेरा टॉपिक यही समझा रहा हूं बच्चों, लाइफ स्पान का उसके जीव के आकार से कोई संबंध नहीं है बच्चों। जैसे यहां पर एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, ये अपना पैरट है, तोता, कितनी लाइफ है बच्चों, 140 ईयर। ये जानते हो ना बच्चों, ये कौवा कितनी लाइफ है बच्चों, ओनली 15 ईयर। जबकि आप वॉच करते हो बच्चों, क्रो और पैरट की लगभग सिमिलर साइज होती है बेटा, फिर भी लाइफ स्पान इज डिफरेंट। यानी कहने का मतलब मेरा यही हो गया बच्चों कि लाइफ स्पान का बॉडी साइज से कोई रिलेशन नहीं है बच्चों, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। अब मेरी बात सुनो बच्चों किसी भी जीव की जीवन अवधि कितनी भी हो, एनसीईआरटी पढ़िएगा बच्चों, एनसीईआरटी की लैंग्वेज यदि पढ़ोगे तो बहुत टिपिकल लगेगी बेटा। मैं सारी पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी को रीड करिएगा बेटा, बहुत अच्छी बुक है, रियली बेसिक बुक है बेटा। और नीट के मोस्टली क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से आते हैं। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि जीव की जीवन अवधि भले ही कितनी हो, चाहे 1 वीक हो, चाहे 100 साल हो, चाहे 200 साल हो बेटा, मृत्यु तो निश्चित है बच्चों। यानी जीव की जीवन अवधि कितनी भी हो, भले 1000 साल हो बच्चों, लेकिन उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन बच्चों एक्सेप्शन है। क्वेश्चन आ गया यार, ऐसा कौन सा जीव जो अमर है बेटा,
तो ध्यान रखना बेटा, वो है बच्चों एक कोशिक जीव। एक कोशिक जीवों को छोड़ करके एक कोशिक जीव को अमर कहते हैं। अब आप लोग कहोगे कि यार सर एक कोशिक जीव मरते ही नहीं है क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अमर क्यों कहा बच्चों आपने? एक कोशिक जीव को अमर क्यों कहा बच्चों? मुझे बताओ बच्चों। जैसे मान लीजिए ये बेटा अमीबा है, ठीक है ना बेटा, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा बेटा अमीबा है। अमीबा में आपने पढ़ा होगा बच्चों जनन कैसे होता है। यार ये अमीबा डिवाइड होकर के कितने अमीबा बना लेता है बच्चों? 2 अमीबा। द्विखंडन पढ़ा होगा ना बेटा, बाइनरी फिशन पढ़ा होगा आपने, 2 अमीबा बना लेता है। अब मुझे बताओ बच्चों, इस अमीबा ने जनन किया और जनन करके 2 अमीबा बना लिया, तो मुझे बताओ बेटा इस अमीबा की डेथ हुई क्या? इस अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु हुई क्या बच्चों? नहीं हुई। इसीलिए अमीबा को अमर कहा गया बच्चों, क्योंकि इस अमीबा की नेचुरल डेथ नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी जीव की जीवन अवधि कितनी भी हो, लेकिन मृत्यु निश्चित है, अमर कोई नहीं है। लेकिन किसको छोड़ करके बच्चों? एक कोशिक जीव को। क्यों अमर कहा गया बेटा एक कोशिक को? क्योंकि ये एक कोशिक जीव विभाजित हुआ और क्या बनाया बच्चों? 2 कोशिकाएं बना लिया, लेकिन इस जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई, इसीलिए इसको क्या नाम दिया बच्चों? अमर नाम दे दिया बेटा, ठीक है ना, ये अमर हो गए बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। जनन। यार जनन किसे कहते हैं बेटा? ये तो सबको आता है यार। जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी अपने ही समान नए जीव उत्पन्न करता है बच्चों। अपने ही समान नए जीव उत्पन्न करता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं बेटा? जनन, ठीक है ना बेटा। आप जनन करते क्यों है? एक क्वेश्चन माइंड में आता है, यार हर जीव जनन क्यों करता है? मुझे बताओ बच्चों, मैंने अभी आपको कहा कि यार हर जीव का जीवन काल निश्चित है, यानी मृत्यु तो होगी बच्चों। यदि मान लीजिए इमेजिन करो कि किसी प्रजाति ने जनन करना बंद कर दिया बच्चों, तो मुझे बताओ वो प्रजाति जीवित रहेगी क्या बेटा? वो प्रजाति अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है ना बेटा, अर्थ पर रहेगी नहीं बच्चों। तो जनन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा आप प्रजाति की निरंतरता, कोई भी जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रख सकता है बच्चों। किससे बेटा? जनन से। इसीलिए तो जनन कर रहे हैं, ताकि जनरेशन टू जनरेशन आपकी प्रजाति की निरंतर रहे, बनी रहे बच्चों। यदि कोई प्रजाति जनन करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है ना बेटा, विलुप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये होगा। दूसरा बेटा पॉपुलेशन साइज, यानी जीव अपनी संख्या को बनाए रखते हैं जनन के द्वारा, क्योंकि यार मृत्यु होती रहती है, जनन से नए जीव पैदा होते हैं, तो जीव पॉपुलेशन की साइज मेंटेन रहेगी बच्चों। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जनन से ऑर्गेनिज्म में विभिन्नताएं आती है बच्चों, क्योंकि नर और मादा दोनों के शुक्राणु, दोनों के मान लीजिए क्रोमोसोम मिलेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या आ रही है बच्चों? विभिन्नताएं आ रही है। या 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है बेटा, जीन विनिमय होता है, उससे विभिन्नताएं आती है बच्चों, ठीक है ना। तो जीव जनन के द्वारा क्या आती है बेटा? संतति में विभिन्नताएं आ जाती है, और ये विभिन्नताएं ध्यान रखना बच्चों, विकास यानी इवोल्यूशन, विकास में सहायक है बेटा। तो क्वेश्चन आ गया, जनन का महत्व क्या है बच्चों? तो एक तो प्रजाति की निरंतरता के लिए बच्चों, एक जीव संख्या को बनाए रखने के लिए बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बेटा, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और ये विभिन्नताएं ध्यान रखना बेटा विकास में क्या बच्चों? सहायक है। चलिए इसके बाद देखो बेटा, क्वेश्चन ये आ गया बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन होता है कितने प्रकार का? यार ये सबको आता है बेटा, 10th क्लास में पढ़ रखा है बेटा। जनन 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक तो अलैंगिक जनन होता है बेटा, और एक लैंगिक जनन होता है। अब बच्चों क्वेश्चन आ गया, यार अलैंगिक जनन होता क्या है और लैंगिक जनन होता क्या बच्चों? तो ये चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए यार, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है बच्चों। इधर देखिए बेटा, मुझे बताओ बच्चों, ये जैसे मान लीजिए अमीबा है बेटा, समझना बेटा बहुत इजी है, सबसे इजी एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। अमीबा, अमीबा आपको पता है ना बच्चों, अमीबा कैसे विभाजन होता है बच्चों? आपने पढ़ा होगा बेटा कि अमीबा सबसे पहले एक केंद्रक विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है बेटा, द्विखंडन पढ़ा होगा ना बेटा, और फिर फाइनली कितने केंद्रक बन जाते हैं बेटा? 2 केंद्रक बन जाते हैं, और ये अमीबा भी डिवाइड होकर के 2 अमीबा का क्या कर लेता है बच्चों? फॉर्मेशन कर लेता है। ये है अलैंगिक जनन। यार अलैंगिक क्या समझ में आया यार? अलैंगिक क्या होता है बच्चों? अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक द्वारा संतति उत्पन्न होती है। पहली चीज, कितने जनक भाग लेते हैं बेटा? एक पेरेंट होता है बेटा, सिंगल पेरेंट होता है। नई संतति पैदा करने के लिए केवल एक ही जनक भाग लेता है। इसमें युग्मकों का, यानी गैमेट्स, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, नए युग्मकों का संलयन होता है बच्चों, ठीक है ना। अब लैंगिक जनन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। लैंगिक जनन, जैसे लैंगिक जनन अपन बात करते हैं बेटा ह्यूमन के अंदर, यदि मान लीजिए बेटा लैंगिक जनन ह्यूमन के अंदर बात कर लेते हैं बेटा, ह्यूमन में एक तो क्या होता है बच्चों? नर, एक क्या होती है बच्चों? मादा, यानी मेल और फीमेल, ठीक है ना बेटा। तो आपको पता है बच्चों, नर क्या उत्पन्न करता है बच्चों? मेल गेमेट। मेल गेमेट को क्या बोलते हैं बेटा? शुक्राणु बोलते हैं, यानी नर युग्मक, नर द्वारा क्या उत्पन्न होंगे बच्चों? नर युग्मक,
और मादा के द्वारा क्या उत्पन्न होंगे बच्चों, मादा युग्मक, यानी नर युग्मक बनाता बच्चों और मादा युग्मक बनाता। नर युग्मक को आई थिंक आपको पता होगा बेटा शुक्राणु कहते हैं बेटा, मादा युग्मक को क्या बोलते हैं ह्यूमन के अंदर, अंडाणु बोलते हैं। फिर इन नर और मादा युग्मकों का क्या होगा बच्चों, संलयन होगा। संलयन होकर के आपको पता है बच्चों एक संरचना बनती है बेटा, इसको बोलते हैं अपन युग्मनज, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जाइगोट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, जाइगोट, यानी युग्मनज बनता है बेटा। फिर इस युग्मनज से बच्चों भ्रूण का निर्माण होता है और इस भ्रूण से फिर नए जीव का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है, यानी नया जीव उत्पन्न होता है। ये क्रिया जो है ना बेटा, ये लैंगिक जनन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लैंगिक जनन में कितने पैतृक भाग लेते हैं बेटा, देखो 2 पैतृक, नर और मादा भाग लेते हैं। यहाँ युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का संलयन भी हुआ बच्चों, युग्मनज बनता है, भ्रूण बनता है और नए जीव की क्या होती है बेटा, उत्पत्ति होती है। ऐसे जनन को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, लैंगिक जनन। अब यदि मान लीजिए आपके आ गया बच्चों लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, तो आई होप मेरे हिसाब से आप कर लोगे बच्चों। अलैंगिक जनन में 1 पैतृक भाग लेता है बेटा, लैंगिक जनन में 2 पैतृक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में मुझे बताओ युग्मक बने क्या, नहीं बने। यहां पर युग्मकों का निर्माण हुआ, युग्मकों का संलयन हुआ, यहां पर युग्मकों का न तो निर्माण होता है न संलयन होता है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट एक और चीज याद रखना बेटा, इससे बनने वाली संतति मुझे बताओ इसमें सारे गुणसूत्र किसके आए, इसी के आए ना बच्चों, दोनों में इसी के आए। यानी ये आकारिकी रूप से और अनुवांशिक रूप से पैतृक के समान होगी बच्चों। यदि मान लीजिए इमेजिन करो बेटा, ध्यान रखना, कोई भी संतति अनुवांशिक रूप से या आकारिकी रूप से पैतृक के समान होती है बच्चों, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया एनसीईआरटी ने, क्लोन। आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, क्या बोलते हैं बेटा, क्लोन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता, क्लोन क्या होता है बेटा, आकारिकी और अनुवांशिक रूप से समान संतति को क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोन बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति है बेटा वो क्लोन होगी बेटा, क्योंकि पैतृक के बिल्कुल वो समान होगी बेटा, अनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से भी, ठीक है ना बेटा। अब मुझे बताओ लैंगिक जनन में ऐसा होगा क्या, नहीं होगा बेटा। लैंगिक जनन में क्या हुआ यार, ये जो नया जीव बना ना बेटा, इसके आधे गुणसूत्र नर से आए, आधे गुणसूत्र कहां से आए बेटा, मादा से आए बच्चों, तो डेफिनेटली इसमें विभिन्नताएं होगी बेटा। तो इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन आ गया कि यार दोनों में से बेहतर कौन है, लैंगिक जनन अच्छा है या अलैंगिक जनन अच्छा है बच्चों। तो आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि यार कौन सा बेटर है, लैंगिक जनन। क्यों, क्योंकि इसमें जीव में विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही बच्चों, और जीव में विभिन्नताएं यदि उत्पन्न हो रही है तो वो किसमें से आएगा बच्चों, विकास में, और विकास होना जरूरी है बेटा, ठीक है ना बेटा। तो ये अपना लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या हो गया बच्चों, अंतर भी हो गया बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चों, अलैंगिक जनन क्या होता है बेटा, ये नोट्स आप सारे कॉपी कर सकते हो बेटा। अलैंगिक जनन मैंने आपको कहा था बेटा, ऐसा जनन जिसमें एक ही जीव नए जीव को उत्पन्न करता है बिना युग्मक के निर्माण और संलयन, यानी इस जनन के अंदर युग्मकों का निर्माण नहीं होता बेटा, युग्मकों का संलयन नहीं होता बेटा, ठीक है ना। अलैंगिक जनन में क्या क्या विशेषताएं बेटा, वो सारी मैंने आपको बता दी। क्या क्या विशेषताएं बताई बेटा, इधर देखो, इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, यानी जनक एक ही होता है बेटा। मैंने आपको क्या कहा, संतति अनुवांशिक और आकारिकी रूप से जनक के क्या होती है बेटा, समान होती है, और ऐसी संतति को वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें युग्मकों का क्या नहीं होता बेटा, संलयन नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन ये आ गया कि यार अलैंगिक जनन होता किसमें है, तो यार अपने अंदर तो होता नहीं बेटा। अलैंगिक जनन किसमें मिलेगा बच्चों, एक तो पादपों में, पादपों में हर टाइप के पादप में मिलेगा, लोअर प्लांट में तो मिलेगा ही मिलेगा, इवन हायर प्लांट के अंदर भी आपको अलैंगिक जनन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। जीवों के अंदर ओनली लोअर, यानी जो मोनेरा, प्रोटिस्टा है बच्चों, या पोरीफेरा, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है बेटा, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है बेटा, अलैंगिक जनन मिल सकता है। तो बेटा एनसीईआरटी ने दे रखा है, एक तो एकोसिक जीव कौन से होते हैं बेटा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हो गया, प्लांट्स हो गए बच्चों। और एनिमल की बात करें बेटा तो सिंपलर ऑर्गेनिज्म ओनली साधारण जंतुओं में मिलता है बेटा, हायर जंतुओं में, हायर एनिमल्स में ये चीज नहीं एग्जिस्ट करती है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा, आपको कह दिया कि यार लैंगिक जनन क्या होता है बेटा, अभी तो डिस्कस किया है बेटा, ऐसा जनन जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का संलयन होता है और नए जीव का निर्माण होता है, वही डेफिनेशन है जनन की वह विधि जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं, नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है बेटा, और संतति उनका संलयन होता है और संतति का निर्माण होता है बेटा, ठीक है ना। विशेषताएं वो की वही चीजें बच्चों, क्या क्या विशेषताएं होती है, तो 2 जनक भाग लेते हैं बच्चों, युग्मकों का निर्माण और संलयन होता है, और संतति वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिक और आकारिकी रूप से जनक के समान नहीं होती है बेटा।
यानी इसका मतलब इसमें विभिन्नताएं होती है बच्चों, और विभिन्नताएं होगी तो बेटा ये किसमें सहायक है बेटा, विकास में सहायक है बेटा। इसीलिए ध्यान रखना लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से बेहतर है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा। और ये जनन की विधि एक तो हायर प्लांट्स में मिलती है बच्चों और जंतुओं में मिलती है बेटा, जनरली लैंगिक जनन जंतुओं में ज्यादा मिलता है बेटा, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद देखो बेटा सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं बेटा अलैंगिक जनन की विधियां। यार अलैंगिक जनन होता कैसे बेटा, तो आपकी एनसीईआरटी 12th के एनसीईआरटी में कुछ मेथड्स दे रखे हैं बच्चों अलैंगिक जनन के। ये थोड़ा गायब हो गया बच्चों, यहां पर था बेटा द्विखंडन, द्विखंडन जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। इसके अलावा बेटा एक और विधि पढ़ेंगे बेटा एनसीईआरटी में दे रखी कलिका विधि, एक बीजाणु जनन जिसको स्पोरुलेशन कहते हैं बेटा, एक पुनरुद्ध भवन जिसको रीजनरेशन कहते हैं। ये सारी चीजें आई थिंक मेरे हिसाब से केवल इसको छोड़ करके सारा आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ रखा बेटा। तो अपन एक एक विधि देखते हैं बच्चों। सबसे पहली विधि अपन डिस्कस करते हैं बेटा द्विखंडन। चलिए साहब द्विखंडन, द्विखंडन पहले मैं समझा देता हूं बेटा। तो बच्चों पहला अपन डिस्कस करते हैं बेटा अलैंगिक जनन, क्या बेटा द्विखंडन। तो यार द्विखंडन होता कैसे क्या बच्चों, इधर देखिए बेटा द्विखंडन आपके कोर्स में जो है बेटा अमीबा के अंदर। तो बेटा ये अनुकूल परिस्थितियां, यानी जब परिस्थितियां अनुकूल हो बच्चों, अनुकूल परिस्थितियों का मतलब क्या समझते हो बच्चों, पहले तो ये आना चाहिए बेटा। अनुकूल परिस्थितियों का मतलब होता है बेटा जब फूड प्रॉपर अवेलेबल हो, टेम्परेचर प्रॉपर हो बेटा, ऐसी स्थितियों को अपन क्या बोलते हैं बेटा अनुकूल परिस्थितियां। तो जैसे मान लीजिए ये अमीबा है बच्चों, और अमीबा को मैंने कहा फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, अनुकूल परिस्थितियां मिल रही है बच्चों, ठीक है ना। तो अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है बच्चों, इस अमीबा का जो न्यूक्लियस है बेटा यानी केंद्रक है बेटा, ये विभाजित होना प्रारंभ हो जाता है, यानी स्टार्ट टू डिवाइड। तो चलिए ठीक है बेटा, ये जो केंद्रक था बेटा, ये केंद्रक विभाजित होना प्रारंभ हो गया साहब। ये चलिए साहब केंद्रक है, ये वाला है ना बेटा, ये केंद्रक विभाजित होना प्रारंभ हो गया बच्चों। और साथ साथ में क्या होता है बच्चों, ये जो कोशिका द्रव्य है, ये अमीबा है ना बच्चों, इसका कोशिका द्रव्य भी विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है बेटा। फाइनली क्या होता है बेटा, दो केंद्रक बन गए बच्चों। ये जो केंद्रक है बेटा ये पूरा विभाजित होता है और दो केंद्रक बन जाते हैं। और ये अमीबा भी लगभग डिवाइड हो जाता है बच्चों, और फाइनली दो अमीबा का क्या हो गया बच्चों, फॉर्मेशन हो गया। दो अमीबा का क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। इस क्रिया को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, द्विखंडन। तो द्विखंडन बेटा सिंपल सा बेटा डेफिनेशन, द्विखंडन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा क्या बेटा पितृक जो होता है ना बेटा, उसकी कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये बच्चों, द्विखंडन ओनली किसमें मिलता है बच्चों, तो एक कोशिक जीव, यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिक जो जीव है बेटा। अब एक कोशिक जीव कौन से होते हैं बेटा, मोनेरा और प्रोटिस्टा, इनके जो मेंबर होते हैं बेटा ये एक कोशिक जीव होते हैं। तो उनके अंदर ध्यान रखना बेटा क्या मिलता है बेटा, द्विखंडन मिलता है बेटा, ठीक है ना। तो इसकी थ्योरी यदि आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पर मैंने थ्योरी दे रखी है और एनसीईआरटी का डायग्राम भी दे रखा बच्चों। एनसीईआरटी में दे रखा है अमीबा, देखो बेटा ये अमीबा रेड कलर का, ये केंद्रक दे रखा बच्चों। इस केंद्रक का क्या हो रहा है बच्चों, देखिए आप विभाजन हो रहा है बेटा, ये देखो ये दो केंद्रक बन रहे हैं बेटा। फाइनली दो केंद्रक बन गए और ये अमीबा डिवाइड होकर के दो अमीबा बन गया। तो द्विखंडन मैंने क्या कहा था बेटा, एकल कोशिका जीव जो होते हैं प्रोटिस्टा और मोनेरा, है ना, इसके अंदर जो कोशिका होती है बेटा दो भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक भाग से नए जीव का क्या होता है बेटा, निर्माण। एनसीईआरटी ने उदाहरण दे रखे बच्चों अमीबा एंड क्या बेटा, पैरामीशियम। द्विखंडन के बाद बच्चों नेक्स्ट जो मेथड आता है बेटा बीजाणु जनन, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा बीजाणु जनन, जिसको अपन स्पोरुलेशन भी बोल सकते हो बेटा, इंग्लिश में बोलो तो स्पोरुलेशन। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ये भी अमीबा में होता है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए ये अमीबा इमेजिन करो, ये अमीबा है बेटा, ठीक है ना बच्चों। और मैं ये कह रहा हूं कि यार ये अमीबा का क्या बच्चों, केंद्रक है बेटा, अमीबा का क्या बेटा, ये केंद्रक है बेटा, ठीक है ना। तो होता क्या बच्चों कि यार जब परिस्थितियां विषम परिस्थितियां हो बेटा, यानी अनफेवरेबल कंडीशन है, प्रतिकूल परिस्थितियां, जैसे मान लीजिए पानी की कमी हो गई या भोजन नहीं मिल रहा, टेम्परेचर हाई है, तो उस केस में क्या होता है बच्चों, अमीबा के जो ये कूटपाद दिख रहे हैं ना, कूटपाद जिसको अपन सुडोपोडिया भी बोलते हैं, कूटपाद, ये कूटपाद विलोपित हो जाते हैं बेटा, हट जाते हैं बेटा, ठीक है ना, खत्म कर देता आपने ये कूटपादों को। और कूटपादों को खत्म करके ये अमीबा, ध्यान रखना बच्चों, अपने चारों तरफ, समझना बच्चों समझना, अपने चारों तरफ त्रिस्तरीय भित्ति का निर्माण कर लेता बेटा,
क्या बोला मैंने, जब परिस्थितियां क्या हो बच्चों, प्रतिकूल हो, तो ये अपने कूटपातों को बेटा हटा देता है, बेटा कूटपात को विलोपित कर देता है और अपने चारों तरफ ध्यान रखना बेटा, क्या करता है बच्चों, 3 स्तरीय, ये 3 स्तर बना दिए, एक आवरण का निर्माण करता है बच्चों। और इस त्रिस्तरीय आवरण को क्या बोलते हैं बच्चों, इसके आवरण को बोलते हैं पुटी। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको पुटी, ठीक है ना बेटा, पुटी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सिस्ट बना लेता है, 3 स्तरीय आवरण बना लेता है, जिसको अपन पुटी या क्या बोलते हैं बेटा, सिस्ट बोलते हैं। ये त्रिस्तरीय आवरण जो होता है बेटा, ये अमीबा की सुरक्षा करता है। कौन सी परिस्थितियों में बेटा, विषम परिस्थितियों में ये अमीबा को क्या करता है बेटा, बचाने का काम करता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है बच्चों, जैसे ही क्या होती है बेटा, अनुकूल परिस्थितियां आती है बेटा, चलिए साहब अनुकूल परिस्थितियां आ गई, अनुकूल परिस्थितियां आने पर क्या होता है बच्चों, ये तो अपना क्या था बेटा, त्रिस्तरीय अमीबा था बच्चों, ठीक है ना बेटा, ये त्रिस्तरीय क्या था बेटा, अमीबा था बेटा। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है बच्चों, अनुकूल परिस्थितियां आने पर क्या होता है बेटा, इसमें बहुखंडन होता है बेटा, बहुविखंडन होता है बच्चों, ठीक है ना, यानी ये केंद्र विभाजित होगा बेटा, इधर देखिए आप ध्यान से, इसका जो केंद्रक है बेटा वो विभाजित होकर के बहुत सारे केंद्रक बनाएगा, फिर इनके चारों तरफ क्या हो जाता है बेटा, कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, बहुखंडन हो गया बेटा कुल मिला के, ठीक है ना बेटा। बहुखंडन होने के बाद क्या होता है बच्चों, इसकी जो पुटी होती है अनुकूल परिस्थितियों में ये फट जाती है बेटा, ये जो पुटी होती है ना बेटा, चारों तरफ जो पुटी थी बेटा, ये क्या हो गई बेटा, फट गई, और फटने पर ये जो अमीबा थे अंदर के छोटे छोटे अमीबा, सूक्ष्म अमीबा भी बोलते हैं बेटा इसको, या इसको अमीबाब भी बोलते हैं बेटा, सुडोपोडियोस्पोर्स भी बोलते हैं बेटा। तो ये अमीबा ध्यान रखना बेटा, बाहर निकल करके नए अमीबा का क्या कर देते हैं बेटा, फॉर्मेशन। ध्यान से देखो बच्चों, ये मैंने इसकी थ्योरी दे रखी है बेटा, इधर देखिए बेटा मैंने क्या क्या दे रखा बेटा, इधर देखो मैंने आपको कहा बच्चों, जब परिस्थितियां कौन सी हो, विषम, तो अमीबा अपने कूटपात को संकुचित कर देता है। मैंने आपको कहा था ना बेटा, वो अपने कूटपात को संकुचित कर देता है और अपने चारों तरफ एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण का निर्माण करता है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, पुटी। और इस क्रिया को ध्यान रखना बेटा, पुटी के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, पुटी भवन। क्या बोलते हैं बेटा, पुटी भवन। फिर मैंने क्या कहा, जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है बच्चों, ये जो पुटीकृत अमीबा बना है, यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बना रखा है, ये देखो अमीबा है बेटा, ये अमीबा है बेटा, इसने अपने सारे जो कूटपात थे बेटा, इन कूटपात को संकुचित कर लिया और ये अपने चारों तरफ क्या बना लेता है बेटा, इधर देखिए ये आवरण बना लिया, त्रिस्तरीय क्या बना लेता, आवरण बना लेता है, ठीक है ना। और फिर ये इसके अंदर जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती है बेटा, ये देखो बहुत सारे छोटे छोटे अंदर सूक्ष्म अमीबा का निर्माण हो गया बेटा, इनको सूक्ष्म अमीबा बोलते हैं बच्चों, या एक और एनसीईआरटी ने वर्ड दे रखा है बेटा, बीजाणु अमीबा, जिसको बोलते हैं सुडोपोडियोस्पोर्स। सूक्ष्म बीजाणु या क्या बेटा, बीजाणु अमीबा बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। और फिर ये जो सूक्ष्म बीजाणु बाहर निकल जाते हैं बच्चों, ये देखो छोटे छोटे अमीबा बाहर निकल गए और इनसे नए जीवों का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है बेटा। तो ये इस तरह की क्रिया होती है बच्चों, किसमें बेटा, बीजाणु जनन। क्लियर बेटा, पूरा समझ में आ गया। ये वापस देख लीजिए बेटा, मैंने जो बनाया, मैंने कहा ये अमीबा है बेटा, इसकी कूटपात है। सबसे पहले विषम परिस्थितियों में ये अपने कूटपात को संकुचित कर लेता है और चारों तरफ क्या बनाता है, एक त्रिस्तरीय आवरण, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, पुटी, या इसको सिस्ट बोलते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं पुटी भवन। पुटी के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं, पुटी भवन। जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती है बच्चों, इसमें बहुविखंडन होता है और बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म अमीबा निर्माण हो जाते हैं बेटा, और फिर बाद में ये पुटी फट जाती है बच्चों और ये अमीबा, बहुत सारे अमीबा क्या होते हैं बेटा, बाहर निकल जाते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है बेटा कलिका। ये विधि तो आप लोगों ने पढ़ रखी है यार बेटा, कलिका विधि। आई थिंक आप लोगों ने यीस्ट पढ़ा होगा बच्चों, एक कोशिक यीस्ट, नाम सुना होगा आपने, यीस्ट कवक होता है ना बेटा, एक कोशिक कवक, यीस्ट एक कोशिक कवक होता है बेटा, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, यीस्ट। तो यीस्ट क्या होता है बच्चों, अनुकूल परिस्थितियों में, ध्यान रखना बेटा, अनुकूल परिस्थितियों में ये यीस्ट, ध्यान रखना बेटा, अपने सरफेस पर एक आउटग्रोथ बना लेता है, यानी एक अतिवृद्धि बना लेता है बच्चों। ये अतिवृद्धि बन गई, तो ये सिस्ट अपने चारों तरफ, ध्यान रखना बेटा, सॉरी, ये सिस्ट अपने कोशिका की सतह पर, ध्यान रखना, एक अतिवृद्धि बना लेता है बच्चों। क्या बना लेता है बेटा, एक अतिवृद्धि। बच्चों इस अतिवृद्धि को अपन बोलते हैं कलिका। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कलिका, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों बड, बड बोलते हैं बेटा, कलिका, या क्या बोलेंगे बेटा, बड। फिर क्या होता है बच्चों, ये जो केंद्रक है ना बेटा, ये कलिका की तरफ जाता है। ये जो केंद्रक है बेटा, ये कलिका की तरफ जाता है और स्टार्ट टू डिवाइड, विभाजित होना प्रारंभ हो जाता है। ये केंद्रक इस तरह से विभाजित होना प्रारंभ हो गया बेटा, और एक केंद्रक
कहां चला जाता है बच्चों, कलिका के अंदर, और एक केंद्रक कहां रह जाता है बेटा, पैतृक में रह जाता है। ये कलिका इस पैतृक जीव से अलग होकर के एक नए यीस्ट का क्या करती है बेटा, निर्माण करती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये यीस्ट अनुकूल परिस्थितियों में एक आउटग्रोथ बनाता है, यानी एक अतिवृद्धि बनाता है कोशिका की सतह पे, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, कलिका। फिर ये केंद्रक कलिका की ओर जाता है, विभाजित होता है, और एक नई, और ये कलिका में चला जाएगा वो केंद्रक, और फिर बाद में फाइनली ये कलिका यहां से अलग हो जाएगी बच्चों, और एक नए यीस्ट का क्या करेगी, निर्माण करेगी। एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लो बच्चों, ये अपनी यीस्ट कोशिका दे रखी है, ये अपनी यीस्ट कोशिका, ये देखो अतिवृद्धि बन गई, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, कलिका। ये केंद्रक यहाँ आ गया और ये विभाजित हो गया बेटा, दो केंद्रक बना लिए। फिर ये कलिका इस यीस्ट से अलग हो जाती है और नई कोशिका का क्या करती है, निर्माण। इसके बाद देखो बच्चों, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी बेटा यार, रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन, नाम से पता चल रहा है, पुनरुद्भवन यानी पुनः निर्माण होना, खोए हुए भागों का पुनः निर्माण होना, उस क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, पुनरुद्भवन बोलते हैं। तो यार पुनरुद्भवन कैसे क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए इमेजिन करो कि यार मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं बेटा हाइड्रा का। चलिए साहब ये हाइड्रा है, ठीक है ना बेटा, और आपने आई थिंक 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, प्लेन एरिया का डायग्राम पढ़ा होगा बेटा, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने इस बार हाइड्रा का दे रखा, चलो हाइड्रा पढ़ लेते हैं। मान लीजिए इस हाइड्रा के 3 पीसेज हो गए, यानी इस हाइड्रा के मैंने 3 टुकड़े कर दिए बच्चों। मान लीजिए एक पीस ये है, एक पीस ये है बेटा, और एक पीस नीचे वाला ये है। तो इसके हर एक पीस से नए हाइड्रा का क्या होगा बच्चों, निर्माण हो जाएगा। हर एक पीस से नए हाइड्रा का क्या हो गया बच्चों, निर्माण हो जाएगा। समझ में आया। तो यहां पर बेटा एक सिंपल सी चीज है बेटा, मैं ये कर रहा हूं कि पुनरुद्भवन क्या होता है बेटा, कि पुनः निर्माण होना बेटा, खोए हुए पार्ट का, यानी रीजनरेशन, अगेन फॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट। लॉस्ट पार्ट का वापस फॉर्मेशन होना बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या होता है बेटा, किसी भी जीव के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और हर एक टुकड़े से नए जीव का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ोगे तो यही दे रखा है बच्चों, एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठाई हुई है मैंने। कुछ जीवों में, जैसे उदाहरण के लिए क्या बेटा, हाइड्रा, यदि इसके शरीर के अनेक टुकड़े हो जाए तो बेटा प्रत्येक भाग से, प्रत्येक टुकड़े से वृद्धि करके नए जीव का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है। यह अपना हाइड्रा का डायग्राम है। इस हाइड्रा के 2 पीस किए, हर पीस से नए हाइड्रा का क्या हुआ बच्चों, निर्माण हो गया। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, पुनरुद्भवन के बाद इसके अलावा बच्चों एनसीईआरटी ने ये देखा कि आप कुछ जीवों में स्पेशल टाइप की अलैंगिक संरचनाएं होती है बेटा, वो उसके द्वारा भी क्या करते हैं बच्चों, जनन करते हैं। तो कुछ अलैंगिक संरचनाएं देखिए बेटा, एक तो चल बीजाणु, एक पढ़ेंगे बच्चों अपन कोनिडिया, एक पढ़ेंगे जेम्यूल्स, और एक क्या बेटा, कलिका। तो ये विशेष संरचनाएं होती है बेटा, किसमें होती है, देखिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो चल बीजाणु के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। चल बीजाणु, ये भी गड़बड़ हो गया। चल बीजाणु ध्यान रखना बच्चों, किसके अंदर होता है बेटा, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के अंदर ध्यान रखना बेटा, क्या होता है बेटा, चल बीजाणु होते हैं। तो ये चल बीजाणु क्या होते हैं बेटा, बीजाणु तो जानते हो ना, चल यानी किसी भी बीजाणु के यदि मान लीजिए फ्लैजिला लगे हुए हो, यानी कसाब लगे हुए बेटा, मोटाइल हो बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, चल बीजाणु। तो ओनली एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखे हैं बेटा। तो क्लेमाइडोमोनास में ध्यान रखना बेटा, चल बीजाणु के द्वारा क्या होता है बेटा, जनन होता है। और कोनिडिया किसे मिलेगा बच्चों, कोनिडिया मिलेगा आपको पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक कवक का नाम है बच्चों, ये जैसे पेनिसिलियम कवक है बेटा। इसकी देखिए बेटा, ये जो हाइपे होते हैं ना बेटा, इन हाइपे के ऊपर ऐसे आउटग्रोथ बनती है बच्चों, ऐसे, इसको बोलते हैं कोनिडिया। क्या बोलते हैं बेटा, ये देखिए आप, ये कोनिडिया। तो ध्यान रखना, पेनिसिलियम में क्या होता है बेटा, कोनिडिया के द्वारा जनन होता है बच्चों। कोनिडिया एक स्ट्रक्चर होती है, फिर ये अलग हो जाएंगे और नए पादपों का क्या करेंगे, नए कवकों का निर्माण करेंगे। एक जेम्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, जेम्यूल ये भी एक बर्ड है बच्चों, कलिका है, लेकिन आंतरिक कलिका बच्चों, और ये स्पंज में पाई जाती है बेटा। स्पंज पोरीफेरा के मेंबर्स पढ़े होंगे बेटा आपने। तो ये स्पंज इस तरह की कलिका होती है बच्चों, ठीक है ना। इनके अंदर ये आर्कियोसाइट सेल्स होती है बेटा। ये सब कोर्स में केवल ओनली ये ध्यान रखना बच्चों, स्पंज के अंदर जेम्यूल होती है और ये आंतरिक कलिका है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। और हाइड्रा सबको आती है बच्चों, हाइड्रा के अंदर भी क्या हो सकती है बेटा, कलिका का क्या हो सकता है बेटा, निर्माण हो सकता है बच्चों। तो 4 चीजें होगी बेटा, एक तो चल बीजाणु, चल बीजाणु मैंने बताया बेटा क्लेमाइडोमोनास में, एक कोनिडिया बताया बच्चों, पेनिसिलियम में बताया बेटा, ठीक है ना। और एक मैंने बेटा कलिका बताई, किसके अंदर बेटा, हाइड्रा के अंदर। और एक मैंने आपको बताया था बेटा जेम्यूल, जेम्यूल स्पंज के अंदर बता दिया था, कोनिडिया हो गया, ठीक है ना। तो ये अपना पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट 1-2 दिन में मैं नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करूंगा बेटा, प्लीज उसको आप वॉच करिएगा बेटा। ओके बच्चों, थैंक यू।